हेलो बच्चों, योर वेलकम टू अमेजिंग चैनल NCERT लेट्स क्रैक। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जो है केमिस्ट्री का पार्ट है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हमारा पार्ट 5 है। यदि आप लोगों ने पार्ट 4 तक नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक है, आप उसके थ्रू जाकर पार्ट 1 से 4 तक देख लें, तभी आपको पार्ट 5 समझ में आएगा। और ये इस चैप्टर का लास्ट क्लास है और इसके बाद हम लोग NCERT रीडिंग करेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ क्विक रिकैप कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था दहन क्या होती है। दहन क्या होती है? कोई भी पदार्थ जो ऑक्सीजन में जलता है, वो ऑक्सीजन में जलने पर क्या करे? ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे। जलने की इसी क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। क्या होता है दहन? किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो, जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे और ऊष्मा भी दे रहे थे और प्रकाश भी दे रहे थे। और ज्वलनशील पदार्थ क्या था? जो पदार्थ जलता है, जो पदार्थ जलता है, मतलब जिस पदार्थ का दहन होता है, उसे ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ कहते हैं। और अज्वलनशील या अदहनशील पदार्थ क्या था? जो पदार्थ नहीं जलता, मतलब जिसका दहन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ, जैसे कि बालू, पत्थर, ईंट आदि। और क्या था? दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दोनों में होता है। और हम लोगों ने पढ़ा था दहन की क्रिया के लिए कुछ आवश्यक शर्तें थी। जैसे कि पहला क्या था? दहनशील पदार्थ होना अनिवार्य था, उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा था दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। जैसा कि हम लोगों ने देखा था ज्वलन ताप क्या था? ज्वलन ताप क्या था? जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप अलग अलग पदार्थ का अलग अलग हो सकता है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, जैसे कागज जल्दी जल जाता है लकड़ी के तुलना में, तो कागज का ज्वलन ताप कम है और लकड़ी का ज्वलन ताप क्या है? ज़्यादा। तो क्या हो रहा है? पदार्थ के अनुसार ज्वलन ताप क्या हो रहा है? बदल रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा था ज्वाला। ज्वाला क्या था? ज्वाला तो वही जो पदार्थ जल के ज्वाला देता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था गैस तो ज्वाला देता ही है, परंतु ठोस और द्रव में कुछ गड़बड़ी होता है। कैसे? ठोस और द्रव में क्या होता है? कार्बन होता है। ईंधन, ठोस और द्रव ईंधन में कार्बन होता है। वो क्या होते हैं? उसका अगर पूर्ण दहन नहीं होगा तो उसके कार्बन के कण वाष्प में मिलकर तप्त होकर, मतलब गर्म होकर चमकने लगेंगे, जिससे हमें क्या होगा? पीले रंग की प्रकाश प्राप्त होगी। इसे ही ज्वाला कहते हैं। तभी ज्वाला मिलेगा। अगर ठोस और द्रव ईंधन का पूर्ण दहन हो जाएगा तो हमें ज्वाला नहीं मिलेगा। तो ज्वाला के लिए क्या था? कुछ आवश्यक शर्तें भी थी। जैसे हम लोगों ने देखा ही था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन होता है तो हमें ज्वाला प्राप्त होता है। नीले रंग का प्रकाश मिलता है और इसे प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम प्रकाश मिलता है। और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होने पर, तो इसमें तो अभी हम लोगों ने खुद देखा कि ऑक्सीजन की कमी होने पर किसी भी ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है, जिससे हमें पीले रंग का ज्वाला मिलता है, मतलब पीले रंग का प्रकाश मिलता है। और इस ज्वाला को क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग आज देखने वाले हैं कि मोमबत्ती कैसे बनता है। मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे और मोमबत्ती ज्वाला की बनावट के बारे में पढ़ेंगे
और एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे घर में भोजन पकाने के लिए यूज किया जाता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास का सबसे पहला टर्म क्या है? मोमबत्ती की ज्वाला। तो मोमबत्ती क्या है? मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील पदार्थ तो है क्योंकि मोमबत्ती जलता है, तो मोमबत्ती क्या है? एक ज्वलनशील पदार्थ है। हम लोगों ने पीछे देखा था ज्वलनशील या दहनशील किसे कहते थे? जो पदार्थ का दहन होता है, जिस पदार्थ का दहन होता है या जो पदार्थ जलता है उसे ही क्या कहते हैं? दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो मोमबत्ती का दहन तो होता है, इसलिए मोमबत्ती क्या है? एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। हाँ, मोमबत्ती तो मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। मोम क्या है? ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है मोम। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जैसे ही मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती पिघलकर उसका कुछ भाग नीचे जाता है, नीचे की ओर गिरता है, और उसका कुछ भाग जो होता है वो ऊपर चढ़ता है। उसमें जो बीच में, मोमबत्ती के बीच में जो एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू वो रिसाव होकर वो ऊपर चढ़ता है मोम, तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। हम लोगों ने देखा कि वो कार्बन के रूप में जाता है और फिर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यही वाष्प वायु ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। हम लोगों ने तो पिछली कक्षा में भी देखा था कि कार्बन के कण क्या होते हैं? वाष्प में मिलकर तप्त होकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ क्या है? यही वाष्प वाला वायु जो है ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। तो मोमबत्ती की ज्वाला क्या होती है? हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से देखते हैं मोमबत्ती की ज्वाला क्या होती है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है, जी हाँ, जो मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन उस पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने पदार्थ को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वो मोम है, ठीक है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यही वाष्प वायु में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है? मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है उसमें क्या होता है? मुख्यतः 3 भाग होता है। पहला क्या होता है? केंद्रीय मंडल, और दूसरा क्या होता है? प्रकाश मंडल, और तीसरा क्या होता है? प्रकाशहीन मंडल, जिसमें प्रकाश नहीं होता। तो देखते हैं एक एक करके हम लोग। सबसे पहला क्या है? केंद्रीय मंडल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोमबत्ती की ज्वाला किस प्रकार की होती है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मोमबत्ती इस तरह, मोमबत्ती की ज्वाला बीच में ऐसे नीली होती है, फिर वो उसके ऊपर वो पीली रंग की ऐसी ज्वाला होती है, और उसके बाहर साइड रंगहीन होता है, कोई कलर होता ही नहीं है। इस तरह की मोमबत्ती की ज्वाला होती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप लोगों ने मोमबत्ती जलाई होगी तो बीच में नीली होती है और ऊपर ऊपर क्या होती है? पीली होती है। तो हम लोग इससे ही याद करेंगे। तो सबसे अंदर वाली को क्या कहते हैं? केंद्रीय मंडल। इस नीली वाली को क्या कहेंगे? केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल कैसे हुआ? यह नीला होता है। केंद्रीय मंडल क्या होता है? नीला है, वो तो आपको दिख रहा है। केंद्रीय मंडल नीला होता है। इसमें बिना जले हुए वाष्प रहते हैं, मतलब इसमें वाष्प रहते हैं जिसका कि दहन नहीं होता है। यह बत्ती को घेरे रहता है। जी हाँ, यहाँ बीच में बत्ती होता है, ऐसे करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस प्रकार से बत्ती रहता है। मैं वाइट कलर से बना देती हूँ। इस प्रकार से बीच में बत्ती होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, बत्ती लगा होता है और ऐसे मोम लगा हुआ होता है। मोमबत्ती इस प्रकार की होती है। तो बत्ती को घेरे क्या है? केंद्रीय मंडल। यह नीला होता है, इसमें बिना जले हुए वाष्प रहते हैं और यह बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है।
इसमें क्या होता है, दहन की क्रिया नहीं होती है। और क्या, क्योंकि यह ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते, क्योंकि यह क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता, क्योंकि ये बीच में है, तो इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो इसका अच्छे से दहन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अदहन का क्षेत्र। दहन नहीं होता है जहाँ, उसे अदहन का क्षेत्र कहेंगे। जिस क्षेत्र में दहन नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अदहन का क्षेत्र। और जिस क्षेत्र में दहन होगा उसे क्या कहेंगे, दहन का क्षेत्र। ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम रहता है, मतलब इसका टेम्परेचर सबसे कम रहेगा। इस क्षेत्र में दिया सलाई की तीली ले जाने पर तीली नहीं जलती है, मतलब इसका ताप इतना कम होता है कि माचिस की तीली भी नहीं जलेगा, मतलब इसमें आप लोग अगर अपना हाथ डालेंगे तो उसमें भी नहीं जलेगा, परंतु ये क्षेत्र बहुत छोटा होता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, केंद्रीय मंडल। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। स्लाइड को पहले हम लोग क्लीन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब दूसरा है प्रकाश मंडल। हम लोगों ने अभी क्या देखा, केंद्रीय मंडल, अब क्या देखेंगे, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल किस कलर का होता है, पीले कलर का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है लेकिन इतना कम होता है कि मोम का पूरा दहन नहीं हो पाता है। तो आप लोगों ने तो पिछली कक्षा में पढ़ा ही था कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पे क्या होता है, कार्बन के कण वाष्प में मिल जाते हैं और वो तप्त होकर चमकने लगता है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है। तो अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। अतः यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। जी हाँ, आप लोगों ने खुद देखा, अभी हमने फिगर भी बनाया था जिसमें यह सबसे बड़ा होता है और इसमें से पीला प्रकाश निकलता है। जी हाँ, इसमें ज्वाला का ताप मृदुल रहता है, मतलब मॉडरेट, मतलब जितना होना चाहिए लगभग बराबर, मतलब जितना होना चाहिए ना वैसा ही रहता है, मॉडरेट मृदुल रहता है। तो हम लोगों ने प्रकाश मंडल देखा। प्रकाश मंडल में क्या क्या है, मेन पॉइंट, प्रकाश मंडल में कार्बन का सूक्ष्म कण उपस्थित रहता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है ये। इसमें से पीला प्रकाश निकलता है, पीला प्रकाश निकलता है। इसमें ज्वाला का ताप मृदुल रहता है, ताप कैसा रहता है, मृदुल रहता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है वाष्प का। तीसरा क्या है, प्रकाशहीन मंडल, मतलब जिसमें प्रकाश होता ही नहीं है उसे क्या कहेंगे, प्रकाशहीन मंडल। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, मतलब इसमें पूरा जल जाता है तो प्रकाश निकलेगा ही नहीं। हम लोगों ने तो देखा था, जब पूर्ण दहन हो जाएगा तो कार्बन का कण वाष्प में नहीं जाएगा, तो तब तो होकर नहीं चमकेगा, जिससे में प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी, तो इसलिए इसे प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। पर्याप्त ऑक्सीजन रहेगा तो किसी भी ईंधन का अच्छे से दहन हो जाता है, पूर्ण दहन होता है। तो यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा वो भी गर्म भाग था, परंतु उससे भी गर्म भाग ये है, हम लोगों ने अभी देखा केंद्रीय मंडल, प्रकाश मंडल और एक प्रकाशहीन मंडल। मैं आपको एक स्लाइड में अच्छे से बना के बताती हूँ क्या होता है केंद्रीय मंडल, प्रकाश मंडल और प्रकाशहीन मंडल। जैसे कि देखिए, ये बनाया हमने, ये क्या हो गया, केंद्रीय मंडल, क्योंकि ये बीच में है और ये नीले रंग का है और ये सबसे छोटा भाग होता है, और इसके चारों ओर क्या होता है, इसके ऊपर होता है सबसे, इससे बड़ा भाग, केंद्रीय मंडल से बड़ा भाग प्रकाश मंडल। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। और केंद्र मंडल के साथ ही क्या जुड़ा रहता है, वो जो मोमबत्ती की जो बाती होती है,
मोमबत्ती की जो सफ़ेद रंग की बाती होती है जिससे हम लोग आग जलाते हैं, वो केंद्रीय मंडल के साथ ही जुड़ा होता है। और ये जो चारों साइड है, ये जो साइड है, ये जो सफ़ेद रंग की मतलब बिना कोई कलर, जिसमें कोई भी कलर नहीं है, प्रकाशहीन मंडल है, ये सबसे गर्म भाग होता है। फिर इससे कम गर्म भाग ये होता है प्रकाश मंडल, और उससे भी कम गर्म क्या होता है, केंद्रीय मंडल। तो हम लोग इसके नाम इसमें लिख लेते हैं। तो ये वाला भाग क्या है, ये है केंद्रीय मंडल। केंद्रीय केंद्रीय मंडल। और ये येलो वाला भाग क्या है, ये है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। और ये जो इसके चारों ओर जो सफ़ेद रंग की है, मतलब जिसमें कोई कलर होता ही नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मतलब इसमें प्रकाश नहीं होता है, प्रकाशहीन मंडल। और ये है बाती, इसके साथ मोमबत्ती जुड़ी होती है जिसमें हम लोग आग लगाते हैं। आई होप आपको ये अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं प्रकाश मंडल का कलर क्या होता है। प्रकाश मंडल में किस रंग का प्रकाश होता है, पीले रंग की। और केंद्रीय मंडल में किस रंग का प्रकाश होता है, नीले रंग की। और प्रकाशहीन मंडल में किस रंग का प्रकाश होता है, किसी रंग के नहीं, अप्रकाशहीन होता है ये। तो आई होप अब आपको मोमबत्ती के तीनों मंडल के बारे में आपको समझ में आ गया हो, मोमबत्ती की बनावट आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, जिसमें है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जैसे हम लोग LPG भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन, इसका फुल फॉर्म, LPG का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या इसे क्या कहते हैं हिंदी में, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग हम लोग घर में खाना बनाने में करते हैं। तो पेट्रोलियम गैस किससे किससे बना होता है, तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, एक मिनट, ब्यूटेन के फॉर्मूला तो यहाँ गलत है, मैं इसे सही कर लेती हूँ। तो मैंने इसे सही कर लिया। तो देखिए क्या है, पेट्रोलियम गैस किससे किससे बना होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10, मतलब 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन मिलकर ब्यूटेन बनाते हैं। उसी प्रकार प्रोपेन C3H8 और एथेन C2H4। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, C4H10 क्या होता है, ब्यूटेन कैसे नाम आया, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, ये मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि हम लोग कैसे याद करेंगे, इसे याद करना बहुत ही ईजी है। तो अभी आप लोग बस नाम याद कर लीजिए, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन का मिश्रण है। पेट्रोलियम गैस किससे किससे बना होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन से। पेट्रोलियम गैस किससे बना होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन। अगर आपको एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो यदि आपको ऑप्शन में ये तीनों भी दे दे तो आपको आंसर लगाना है, या तो आपको ब्यूटेन दे दे, या प्रोपेन दे दे, या एथेन दे दे, तो आपको इस तीनों में सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन ही क्या है, LPG का मुख्य अवयव है। तो क्या है, दाब बढ़ाने पर ये तीनों गैसें आसानी से द्रवीभूत हो जाती है। हाँ, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है LPG का, उसके अंदर द्रव के रूप में ही गैसें भरी होती है, ईंधन भरी होती है।
तो ये द्रव के रूप में आसानी से परिवर्तित होगी तभी तो उसमें भरा जाएगा ना। तो इसलिए ये तीनों क्या होती है, आसानी से द्रवीभूत हो जाती है। इस द्रव को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस किसे कहते हैं और इसका मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन। और इसका एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, इसे आप लोग जरूर याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे क्या है, एलपीजी के जलने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जो हमारे घर में एलपीजी के जो सिलेंडर आते हैं उनके जलने पर क्या होती है, जिससे हमें उष्मा मिलती है, जिससे हम लोग भोजन बनाते हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है, ब्यूटेन C4H10 क्या है, ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन मिलके और 13 ऑक्सीजन मिलके, यहाँ पे O2 होगा, सिर्फ यहाँ पे O लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2, 13 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा बनाते हैं। उष्मा से हम लोग भोजन पकाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है, परंतु ये बहुत कम अमाउंट में बनता है जिससे हमें इसका पता नहीं चलता, और उष्मा का यूज करके हम लोग भोजन पकाते हैं। इस अभिक्रिया के कारण ही हमें उष्मा मिलती है। फिर क्या है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस प्रभाजी स्रवण तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक गैस से। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या है यहाँ, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को लोहे के सिलेंडरों में भरकर जलावन के लिए उपभोक्ताओं को दिया जाता है। ये तो पता है हमें कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को लोहे के सिलेंडर में आता है हमारे पास, जलावन के लिए उपभोक्ताओं को दिया जाता है। जलावन के लिए ही तो हम लोग लेते हैं। उपभोक्ता क्या होता है, जो इसका यूज करेगा। हम लोग जैसे यूज करते हैं तो हम लोग क्या हो गए, उपभोक्ता। तो इन सिलेंडरों को एक विशेष प्रकार के वाल्व से बंद करके रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक उजले रंग के ढक्कन होता है जिससे वो बंद रहता है, छोटा जैसा होता है, उससे ही वाल्व कहते हैं। इन सिलेंडरों को क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार के वाल्व से बंद करके रखा जाता है। तो वाल्व खोलने पर दाब कम हो जाने के कारण द्रव वाष्पित होकर गैस के रूप में बर्नरों की ओर प्रवाहित होता है। देखिए इसमें क्या क्या, मीथेन, एथेन और प्रोपेन गैस को उसमें दाब बढ़ाकर उसे द्रव के रूप में, गैस को क्या किया, द्रव के रूप में पहले कन्वर्ट किया, द्रव के रूप में कन्वर्ट किया और उसे सिलेंडर में भरा गया। फिर क्या किया गया, उसे यदि हम उससे दाब हटा देंगे, उससे प्रेशर हटा दिए हम, उसमें जो वाल्व लगा था उसे खोल दिए तो प्रेशर क्या हुआ, हट गया। तो वो अपना जिस रूप में था, गैस के रूप में था, वो द्रव से फिर गैस के रूप में आ जाएगा। तो बस वही हुआ, क्या हुआ, वाल्व खोलने पर दाब कम हो जाने के कारण दाब क्या हुआ, कम हो गया, तो वाष्पित होकर गैस के रूप में बर्नरों की ओर प्रवाहित होता है। तो यह गैस अत्यधिक दहनशील है। दहनशील तो है तभी तुम लोग भोजन बनाते हैं उससे। बर्नर को जलाने पर यह नीली लौ के साथ जलती है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि नीली लौ के साथ हमारे गैस में जो सिलेंडर आता है एलपीजी का, वो जलता है। और इस गैस का लगभग 1 ग्राम 50 किलो जूल उष्मा उपलब्ध कराता है। इस गैस का जो है 1 ग्राम, सोचिए कितना उष्मा हम लोगों को मिलता है इससे। 1 ग्राम से 50 किलो जूल उष्मा, 1 ग्राम ईंधन से 50 किलो जूल उष्मा उपलब्ध होता है हमें। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब गंध युक्त एथिल मरकैप्टन की अल्प मात्रा मिला दी जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि इसे क्यों मिलाया जाता है, इसका तो कोई काम है नहीं। जी हाँ, इसका कोई काम नहीं है, परंतु इसे इसलिए मिलाया जाता है ताकि यदि इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में कोई गंध नहीं होता है,
अगर वो उसका रिसाव हो गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसका रिसाव हो गया है। और हम लोग अगर माचिस कहीं आग लग गया तो उससे क्या होगा, सिलेंडर फट सकता है। तो उसमें खराब गंध युक्त क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टेन, जिसका फॉर्मूला क्या है C25H5SH, एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। जिससे क्या हो, रिसाव हो तो हमें स्मेल करेगा, जो हमें करता है स्मेल। अगर कहीं से लीक करता है सिलेंडर से गैस तो हमें स्मेल आता है, गंदी सी स्मेल, जिससे जो क्या होता है, एथिल मरकैप्टेन। इसे क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग को पता चल सके कि गैस का रिसाव हो रहा है, हमें माचिस नहीं जलाना है, हमें बंद करना है, ताकि सिलेंडर में कहीं गैस का रिसाव हो तो उसका तुरंत पता चल जाए। इसीलिए क्या करते हैं, एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। तो हम लोग अब जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं जो हम लोगों ने आज पढ़ा। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट है। ये क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती की ज्वाला क्या है, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है, या मोम ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यही वाष्प वायु ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे हम मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक क्या था, केंद्रीय मंडल, जो क्या होता है, अदहन का क्षेत्र जिसमें दहन नहीं होता। ये कैसी होती है, नीली रंग की होती है। इसका रंग क्या होता है, नीला होता है। और इसमें दहन की क्रिया क्या होती है, नहीं होती है। इसमें दिया सलाई को भी ले जाएंगे तो वो क्या होगा, नहीं जलेगा। और दूसरा भाग क्या होता है, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण, मतलब ऑक्सीजन होता है परंतु कम होता है। वाष्प का क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन होता है। तो इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। ये सबसे बड़ा नहीं होता है, इससे भी बड़ा क्या होता है, अदहन का क्षेत्र। प्रकाश मंडल है ना, अप्रकाशित मंडल जो होता है सब इससे भी बड़ा होता है। तो इसमें पीला प्रकाश निकलता है। ये किससे बड़ा होता है, केंद्र मंडल से बड़ा होता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल से भी बड़ा होता है। ये क्या होता है, ताप मृदुल होता है इसका। ये देखिए, प्रकाशहीन मंडल, केंद्रीय मंडल और प्रकाश मंडल। इसमें अगर हम लोग शॉर्टकट में देखें तो सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा पहले ये हुआ, ये मानिए इतना क्षेत्र है, तो इससे प्रकाश मंडल क्या होगा, डबल। हम लोग बस ओवरव्यू देख रहे हैं, मतलब कितना होना चाहिए। और प्रकाशहीन मंडल क्या हो जाएगा, ट्रिपल, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रकाशहीन मंडल, सबसे छोटा केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल का रंग कैसा होता है, नीला। प्रकाश मंडल का रंग पीला। और प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मतलब कोई प्रकाश ही नहीं है, मतलब कोई कलर नहीं है, कलरहीन है। प्रकाशहीन मंडल क्या है, इसमें मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। सबसे गर्म कौन है, प्रकाशहीन मंडल। अब क्या देख रहे थे हम लोग, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलपीजी। ये किससे किससे बना होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन से। इसका मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन। ये तीनों को किस में कन्वर्ट किया जाता है, पहले गैस से द्रव में। इसका रिएक्शन यहाँ दिया गया है। इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, प्रभाजी श्रवण तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। और क्या है, ये सब तो आप लोगों को पता ही है। और 1 ग्राम इस गैस का लगभग 1 ग्राम 50 किलो जूल ऊष्मा देता है। कितना देता है, 50 किलो जूल। और क्या है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब गंधयुक्त एथिल मरकैप्टन, इसे आप लोग याद कर ले, क्या मिलाया जाता है, एथिल
मरकैप्टन मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टन की अल्प मात्रा मिलाई जाती है। एथिल मरकैप्टन की अल्प मात्रा मिला दी जाती है ताकि सिलेंडर में कहीं गैस का रिसाव हो तो उसका पता तुरंत चल जाए। तो बच्चों, ये हमारा क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लास्ट क्लास था और हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में और सब कुछ क्लास में याद करने की कोशिश की है। तो अब हम लोग इस चैप्टर का NCERT रीडिंग लाएंगे, जिसमें हम लोग NCERT बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें और कोई भी टर्म हमारा बाकी ना रहे, जिससे हमें हर एक चीज़ समझ में आ जाए। अभी हम लोगों ने इसे नोट्स के रूप में पढ़ा है, अब हम लोग बुक पढ़ेंगे। NCERT रीडिंग सेशन में अब हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग, मैंने अभी तक 5 लेक्चर्स में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। सारे नोट्स अच्छे से बना लें और अच्छे से सब कुछ याद कर लें और NCERT आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश करें। मैं तो दूंगी, आप लोग खुद से पढ़ें, फिर NCERT रीडिंग सेशन देखें, जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर याद हो जाएगा, सब कुछ माइंड में सेट हो जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो हम लोग मिलते हैं अब NCERT रीडिंग में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाय बाय।